So, hello, a very good evening to all. I hope many of you already joined the class, right? तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास हम लोग, ठीक है? तो बेसिकली बेटा हम लोग बायोमोलिक्यूल्स कर रहे थे और ये लास्ट सेशन होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। तो थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें था जिसको हमने लास्ट में फिनिश किया था, तो उसको एक रिवाइज कराते हुए हम लोग चलते हैं, ठीक है? बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ज्विटर आयन वगैरह। तो इसको एक बार दोबारा रिवाइज कराते हुए और फिर आगे चलते हैं, ठीक है? ये लास्ट में हमने उस दिन कल की क्लास में डिस्कस किया था, दैट इज ट्यूसडे क्लास में। तो अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फटाफट। व्हाट डू यू मीन बाय द ज्विटर आयन, ठीक है? तो बेसिकली वैसा होता क्या है इन अ न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन था? जहाँ पे नंबर ऑफ एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों क्या थे? इक्वल थे। तो इन द केस ऑफ अ न्यूट्रल अमीनो एसिड सॉल्यूशन, द सीओएच जो कार्बोक्सिलिक पार्ट होता है अमीनो एसिड का, वो अपना प्रोटॉन लॉस करता है। और जो NH2 पार्ट होता है सेम मॉलिक्यूल का, वो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और वी से पिक अप द प्रोटॉन। एंड द रिजल्टिंग आयन इज अ डाइपोलर चार्ज बट ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एंड दिस इज कॉल्ड ज्विटर आयन। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? ज्विटर आयन। ज्विटर का मतलब क्या है? ज्विटर इज अ जर्मन वर्ड, इसका मतलब है टू आयन, दैट इज डाइपोलर स्पीसीज। यानी अमीनो एसिड आर एम्फोटेरिक, दैट इज अ मोर एक्यूरेटली वी कैन से दैट एम्फीप्रोटिक इन नेचर। तो ध्यान से समझो, ये रहा हमारा ज्विटर आयन का फॉर्मेशन, कि एक मॉलिक्यूल है अमीनो एसिड का, यहाँ पे RCOOH ग्रुप है, और ये यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है? NH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो ये बेसिक ग्रुप है हमारा, ठीक है? ये बेसिक ग्रुप है, यहाँ पे लगा हुआ है NH2। और ये हमारा है एसिडिक ग्रुप COOH। तो ये जो H दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये H लूज करता है, ठीक है? और इस H को कौन एक्सेप्ट कर लेता है? ये NH3, क्योंकि इसके पास है ना लोन पेयर। तो ये एक लोन पेयर के थ्रू इसको एक्सेप्ट करके NH3 बना लेता है। तो वी हैव NHH, राइट? सो दे कैन एक्सेप्ट दिस H। सो इसी को हम लोग ज्विटर आयन का फॉर्मेशन बोलते हैं। तो समझ आ गया है ज्विटर आयन क्या है? यानी ये ज्विटर आयन इज अ डाइपोलर स्पीसीज having both acidic and basic character, that's why they are amphoteric in नेचर। नेक्स्ट देखो बेटा, एम्फीप्रोटिक का मतलब ही क्या था? तो एम्फीप्रोटिक का मतलब ही यही था कि अ सब्सटेंस इज डिस्क्राइब एज अ एम्फीप्रोटिक इफ इट कैन बोथ डोनेट और एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, है ना? यानी एम्फीप्रोटिक किसको बोलते हैं? एक ऐसे सब्सटेंस को एम्फीप्रोटिक बोलेंगे जो डोनेट भी कर ले और एक्सेप्ट भी कर ले प्रोटॉन को। द अमीनो एसिड आर एग्जिस्ट इन अ ज्विटर आयनिक फॉर्म, दैट इज अ मेजर फॉर्म इन द सॉल्यूशन, राइट? बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी, देखो यहाँ पे इसकी टेंडेंसी है कि ये इस H प्लस को लूज कर दे और ये H प्लस को एक्सेप्ट कर ले, है ना? तो H प्लस को लूज भी वही कर रहा है, H प्लस को एक्सेप्ट भी वही मॉलिक्यूल कर रहा है। तो दे बिहेव लाइक अ ज्विटर आयन। क्लियर है? अब आते हैं बात की व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है ये, जेई वाले पेपर में बहुत बार क्वेश्चन भी आया हुआ है इस पे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे बेटा। तो आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, और इसको निकालते कैसे हैं मैथमेटिकली, उसको भी देखने वाले हैं, ठीक है? चलो, so basically, the species which has an equal number of positive and negative charge is known as ज्विटर ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। And the pH at which the net electric charge on the molecule is zero is known as isoelectronic point। यानी आप कैसे डिफाइन करोगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट को? कि एक ऐसा pH, the pH at which the net electric charge on molecule is zero, जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है मॉलिक्यूल का, वो कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, राइट? तो ये बहुत ही इजी और बहुत अंडरस्टैंड करने वाला स्टेटमेंट है। द पीएच एट विच, एक ऐसा पीएच सॉल्यूशन का जहां पे नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जो मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है दैट बिकम जीरो, जब वो जीरो हो जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्लियर है? चलो, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट समझते हैं इसका हम जैसे ध्यान से। सो देखो हमारे पास ये वन है, दैट इज अ CH3COO नेगेटिव, राइट? सो ध्यान से देखना, वी हैव अ थ्री स्ट्रक्चर दैट इज 1 2 एंड 3। अब सबको ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट वाले में H प्लस को मैं ऐड कर दूं, देखो, तो ये NH3 हो जाएगा और N पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे COO नेगेटिव निकल गया। सिमिलर इसमें अगर मैं OH नेगेटिव को रिमूव कर दूं तो ये मेरा COO नेगेटिव ऐसे दिखेगा। ये वाला फिर हम लोगों का, अगर H प्लस को ऐड करो OH को रिमूव करो तो ऐसे दिखने वाला है। यानी pH at which the concentration of second and third is called isoelectronic point। यानी एक ऐसा pH जहाँ पे कंसंट्रेशन सेकेंड का
इस वाले का और इस वाले का, जब कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, ठीक है, एक ऐसा पीएच जहाँ पे कंसंट्रेशन थर्ड और थर्ड का इक्वल हो जाए, दैट इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं हम ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट को? देखो इसे पीआई लिखा करेंगे। पीआई का मतलब हो गया आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, याद रखना हमेशा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड है। न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड क्यों बोला बेटा? क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक ही बेसिक ग्रुप है, तो दोनों एक एक है, तो इसको हम बोल सकते हैं न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड। तो अगर हमारे पास एक न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड है, न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड, तो देखो ध्यान से, मुझे इसका पीके दे रखा है दैट इज 2.34, और इसका मुझे पीके दे रखा है दैट इज 9.69। ठीक है, एंड हम सबको पता है कि पीके, पीके क्या होता है बेटा? पीके मतलब रेसिप्रोकल ऑफ के, और जितना पीके ज्यादा होगा उसका मतलब वो उतना के कम है ना, उतना के कम है। के कम का मतलब क्या है? उतना ज्यादा बेसिक है ना। तो पीके ज्यादा का मतलब होता है कि वो ज्यादा बेसिक है, और पीके कम का मतलब होता है कि वो कम बेसिक है। क्लियर है? तो अगर मुझे इसका निकालना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, तो कैसे निकालूंगा मैं? 2.34 एंड ये दे रखा है आपका 9.69, दोनों को प्लस कर दो, तो दैट इज 2.34 प्लस 9.69 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा निकल के? 6.02। तो ये हो जाएगा न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड के केस में पीआई की वैल्यू। राइट। सिमिलर चलो एक लेते हैं एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड, जिसमें एसिडिक ग्रुप ज्यादा हो। तो देखो यहाँ पे एक सीओएच ग्रुप ये रहा, एक सीओएच ग्रुप ये रहा, तो यहाँ पे अल्फा एमिनो एसिड ज्यादा है। अब देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे एक पीके की वैल्यू दे रखी है 2, एक पीके की वैल्यू दे रखी है 4.25, और एक पीके की वैल्यू दे रखी है 9.67। सो एसिडिक फॉर्म ऑफ ग्लूटामिक एसिड है ये, है ना। तो आप कैसे पीआई निकालोगे? आपको लेना तो कोई दो वैल्यू ही है, फिर यहाँ पे कैसे सेलेक्ट करने वाले हो? तो देखो मैंने क्या सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो मैंने क्या लिया है, 2.19 पीके, और एक लिया है हमने 4.25, एक लिया है बेटा 4.25। क्यों ऐसा क्यों किया है बताओ? बिकॉज यहाँ पे एसिडिक फॉर्म ऑफ ग्लूटामिक एसिड है, ये ज्यादा एसिडिक है, तो इसका न्यूट्रल पॉइंट कैसे निकालेंगे? दो एसिडिक वाली वैल्यूज को लेके। अब मैंने अभी बताया था कि अगर इसका पीके ज्यादा है, तो पीके ज्यादा का मतलब क्या है? बेसिक ज्यादा है ना। क्या है? बेसिक कैरेक्टर इसका ज्यादा है, तो बेसिक वैल्यूज इसकी ज्यादा है, तो हम तो यहाँ पे एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड निकाल रहे हैं ना, इसीलिए हम लोगों ने इन दो वैल्यूज को लिया है जिसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो। सिमिलर अगर मैं यहाँ पे पीकेबी की वैल्यूज दे रखी होती थी, है ना, तो उसमें हमें अगर बेसिक वाला निकालना होता, मान लो अगर पीके भी दे रखा है और आपको कोई बोल रहा है कि बेसिक फॉर्म ऑफ वो अल्फा अमीनो एसिड है, तो आप कौन सी वैल्यूज लोगे? बेसिक वालों को लोगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप सभी को ध्यान में रखना है। तो आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, क्लियर है ना? ये चीज समझ आई कि जब तीन वैल्यूज दे रखी हो तो कैसे लेना है। जैसे पीके वैल्यू ये दे रखा था आपको 2.19, ये दे रखा था 2.19, और ये पीके दे रखा है आपको 4.25, और एक दे रखा है 9.67। लेकिन आप कौन से दो वैल्यू को लोगे ये कैसे पता लगेगा? तो अगर वो एसिडिक एमिनो एसिड है तो आप दोनों एसिडिक वाले की वैल्यू लोगे जिसकी पीके वैल्यू एसिडिक के टर्म्स में हो, है ना। और ये पीके ज्यादा का मतलब होता है कि बेसिक ज्यादा है, एसिडिक कम है, इसीलिए इसको इग्नोर किया। अब देखो जैसे अब मैं बेसिक अल्फा अमीनो एसिड का एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। जैसे मान लो मेरे पास बेसिक अल्फा अमीनो का एग्जांपल है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसमें NH2 ग्रुप दो होगा, ध्यान से देखना है ना, इसमें दो NH2 ग्रुप होने वाला है, तो COOH ग्रुप। तो अब इन तीनों को एक साथ में समझने वाले हैं। पहले बेसिक वाला समझा देता हूँ, फिर तीनों को डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो ये है बेटा बेसिक वाले का एग्जाम्पल, ठीक है। फिर तीनों को एक साथ कंपैरिजन कर लेंगे। तो जैसे ये बेसिक है, एक NH3 ग्रुप ये रहा, एक NH3 ग्रुप ये रहा, COH ग्रुप यहाँ पे एक ही है ना। तो साफ साफ पता लग रहा है बेसिक है। अब देखो ये पीके 2.18 दे दिया, 10.53 दे दिया, 8.95 दे दिया। अब मुझे पीआई निकालना है, तो मैं पीआई के लिए कौन सी वैल्यू लूंगा? जो दो वैल्यू ज्यादा हो, क्योंकि पीके जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा बेसिक करेक्टर है, और यहाँ पे बेसिक वाला ही निकालना है ना। तो एक तो मैं ले लूंगा ये 10.53, दूसरा ले लूंगा मैं 8.95, तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया 2 से, तो इस तरीके से मेरा पीआई निकल गया। तो जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट निकालना है तो ये भी समझना पड़ेगा कि वो एसिडिक अमीनो एसिड है कि बेसिक अमीनो एसिड है। अगर एसिडिक अमीनो एसिड है तो जिसकी एसिडिक वैल्यू ज्यादा हो के वो लिया करो, और अगर बेसिक अमीनो एसिड है तो जिसकी पीके वैल्यू ज्यादा दे रखी है उन दो को आप लिया करो। और अगर सिर्फ दो ही का केस होता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये वहां देखना है जहाँ पे तीन तीन वैल्यूज दे रखी है। तो ये हो गया भाई, ये न्यूट्रल अमीनो एसिड हो गया, ये बेसिक हो गया,
और ये हमारा एसिडिक हो गया, स्पार्टिक एसिड, एलानीन और लाइसीन। तो तीनों को हम लोगों ने समझ लिया, इन दो को मैं ऑलरेडी प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक कंपैरिजन हो गया कि किस तरीके से आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट निकालना है। अब मुझे जल्दी से सभी एक बार कंफर्म कर दो, ये चीज क्लियर हो गई है या नहीं? किसी को भी इसमें डाउट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट निकालने में? जल्दी से बताइए बेटा सभी लोग, किसी को भी कोई भी डाउट है? हाउ विल कैलकुलेट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट वैल्यूज? नो? समझो कि सबको क्लियर है? चलो, तो ये हो गया बेटा पूरा आपका कैलकुलेशन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट वैल्यूज। अब बात करेंगे हम लोग प्रोटीन्स की, ठीक है? तो अमीनो एसिड्स बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया, अब हम लोग चलेंगे अपने प्रोटीन्स की तरफ। तो देखो, प्रोटीन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि व्हेन द लार्ज नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड कंबाइन टुगेदर, राइट, थ्रू अ पेप्टाइड लिंकेज, लार्ज नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड कंबाइन थ्रू पेप्टाइड लिंकेज, तो उससे प्रोटीन्स बनते हैं। तो पेप्टाइड को समझना बहुत जरूरी है। तो व्हाट इज पेप्टाइड्स? So basically, compounds formed by the condensation of amino group of one molecule of alpha amino acid with the carboxylic group of the other molecule of same or maybe different alpha amino acid by the elimination of water is called peptide. Basically, peptide bonds ये बोल रहा है कि मान लो एक COH ग्रुप है कोई, और एक यहाँ पे मेरे पास H2N ग्रुप है। तो होगा क्या बेटा, ये H2O निकल जाया करेगा, है ना? ये H2O, दैट यहाँ से OH निकला और यहाँ से एक H निकलेगा, H2O निकल जाया करेगा। तो कौन सा बॉन्ड बचा? CONH का बॉन्ड दिख रहा है आपको बनता हुआ? बिल्कुल। तो इसी CONH बॉन्ड को हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। यानी कंपाउंड फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ द अमीनो ग्रुप ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, ये रहा अमीनो ग्रुप, with the carboxyl group, that is COH group of the other molecule of same or different alpha amino acid by the elimination of water। वहीं से बन जाएगा हम लोगों का पेप्टाइड बॉन्ड। बना के देखेंगे भी अभी। So this amide linkage joining the two amino acid are called peptide bond, or we say peptide linkage। अब देखो, peptide that contain 2, 3, a few 3 to 10 और many amino acids are called dipeptide। मतलब अगर उसके अंदर दो पेप्टाइड है, बॉन्ड है, तो बोलेंगे डाइपेप्टाइड। अगर तीन पे है तो बोलेंगे ट्राइपेप्टाइड, चार है टेट्रापेप्टाइड। इसी तरीके से अलग अलग नाम है। तो दो है तो क्या बोलेंगे बेटा? डाइपेप्टाइड। तीन है तो ट्राइपेप्टाइड। 3 to 10 को ओलिगोपेप्टाइड बोलते हैं, और अगर 10 से कोई ज्यादा है तो उसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड के नाम से जानेंगे। अब देखिए बेटा, ये हो गया हम लोग का पेप्टाइड लिंकेज। देखो ध्यान से कैसे बन रहा है भाई हम सबका। तो ये रहा हम लोग का CH3CONH, राइट? तो दिस इज CH3COOH, राइट? हियर वी हैव अ H एंड दिस वी हैव अ NH3। अब देखो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होने जा रहा है। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे H2O निकल गया। अब जब ये H2O निकल गया तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है? ये देखो CONH, ये दिख रहा है आपको बॉन्ड CONH? इसी बॉन्ड को बोल रहे हैं पेप्टाइड लिंकेज, CONH। सो ये डाइपेप्टाइड का एग्जांपल हो गया हम लोग का, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड बॉन्ड। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो थोड़ा सा समझने के लिए, डाइपेप्टाइड बॉन्ड प्लस एमिनो एसिड इज गिव अस ट्राइपेप्टाइड कंटेन टू पेप्टाइड बॉन्ड। अब देखो डाइपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड तो एक ही दिख रहा है ना, CONH। CONH तो एक ही बार दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ये CONH एक बार, ठीक है? देखो मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ पेप्टाइड बॉन्ड को, जरा ध्यान से समझना आप लोग। हम पेप्टाइड बॉन्ड को ऐसे, अगर किसी को वैसे समझने में प्रॉब्लम है तो हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल लिख के आप सबको दिखा रहा हूँ कि आप पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बना के खुद देख सकते हो। तो चलो एक ग्रुप लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास H2N हुआ, और ये रहा हम लोग के पास CH2, फिर ये रहा हम लोग के पास COOH, ठीक है? ये रहा। और मान लो कोई एक ऐसा ही ग्रुप और मेरे पास जुड़ा हुआ है, H2N, एक और अल्फा एमिनो एसिड है, सेम CH2 है, और ये COH है। क्या होगा बेटा? यहाँ पे ये OH और यहाँ से एक H निकल जाएगा, तो -H2O निकल गया। अब यहाँ पे क्या बचा? ये बचा H2N, ये बचा CH2, ये बचा CO, इधर से बचा NH, एक ही H निकला है ना?
और ये रहा आपका CH2COOH। तो ये बन गया बेटा मेरा पेप्टाइड बॉन्ड। इसी CONH को क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। यानी दो अल्फा अमीनो एसिड्स आपने मिलाया तो आपको एक पेप्टाइड बॉन्ड जाके मिला है। यानी हमेशा याद रख लेना, पेप्टाइड बॉन्ड इज ऑलवेज इक्वल टू N-1 टाइम्स ऑफ द अमीनो एसिड। अगर आप दो अमीनो एसिड लोगे तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, तीन अमीनो एसिड्स लोगे तो दो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, पांच अमीनो एसिड लोगे तो चार पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। यानी पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा एक कम बनेगा जितना आप अमीनो एसिड ले रहे हो। ठीक है, तो अब ये चीज समझ आ गई होगी आप लोगों को। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे थे। अगर डाई पेप्टाइड में एक अमीनो एसिड्स को जोड़ दिया तो ट्राई पेप्टाइड बनेगा जिसके अंदर दो पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। उसी तरीके से ट्राई पेप्टाइड में अमीनो एसिड जोड़ दिया तो टेट्रा पेप्टाइड बनेगा जिसके अंदर तीन पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, एंड सो ऑन। यानी नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज इज इक्वल टू N-1 वेयर N इज द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। तो ये याद रखना है बेटा कि नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज किसके इक्वल होगा? हमेशा N-1 के। वेयर N क्या होगा? N इज इक्वल टू नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। ऑलवेज ये याद रखना है। चलो अब IUPAC इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से हम IUPAC इंस्ट्रक्शन करते थे। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा है तो थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। एन टर्मिनस ऑलवेज एट द लेफ्ट हैंड साइड एंड सी टर्मिनस ऑलवेज एट द राइट हैंड साइड। ये कह रहा है कि जब भी हम नेमिंग लिखते हैं ना तो आपने देखा होगा ऐसे लिखते हैं, दैट इज H2N, फिर लिखते हैं CH2, फिर लिखते हैं COOH। मतलब जो C वाला ग्रुप है उसको हमेशा हम राइट हैंड साइड रखते हैं और इसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं। तो ये IUPAC का एक इंस्ट्रक्शन है जिसे हम फॉलो करते हैं वाइल नाइमिंग, वाइल राइटिंग देयर अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो इसका मतलब यही था। अब देखो भाई, एक क्वेश्चन आया है आप लोगों के लिए, ध्यान से। इसका सॉल्यूशन मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसको सॉल्यूशन के थ्रू ही समझना है पहले। एक बार आप लोग समझ जाओगे ऐसे क्वेश्चन को करना, फिर बहुत इजीली कर सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या आया था, ये जेई में आया हुआ है क्वेश्चन। एक टेट्रा पेप्टाइड है और COH ग्रुप ऑन एलालीन है। द प्रोड्यूस ग्लाइसिन, वैलीन, फिनाइल एलानीन एंड एलानीन ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। For this tetrapeptide, the number of possible sequence of primary structure with NH2 group attached to a chiral center is। अब देखो, एनालीन जो है वो फोर्थ पोजीशन पे है। कैसे? देखो, बिकॉज हम सबको पता है कि एनालीन इज ऑन फोर्थ पोजीशन एंड दैट इज फिक्स्ड। ये चीज फिक्स्ड है क्योंकि बोला है टेट्रापेप्टाइड है COH ग्रुप ऑन एलानीन। सो COH ग्रुप जो है वो एलालीन पे है। और अभी हमें IUPAC नेमिंग से पढ़ा है कि भाई अगर COH ग्रुप एलालीन पे है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि COH ग्रुप तो हमेशा हम राइट में ही रखते हैं। सो एलालीन इज ऑन फोर्थ पोजीशन, यानी ये कंफर्म हो गया कि ये फोर्थ पोजीशन पे है एंड दैट इज फिक्स। सो क्या क्या हो सकता है? वैलीन, एलालीन, फिनाइल एनालीन। सो नाउ विद दिस टू देयर आर फोर पॉसिबिलिटी। तो इन दो के साथ चार पॉसिबिलिटीज हमारी बन सकती है। एक बार स्ट्रक्चर वगैरह और कर लोगे तो ऐसे क्वेश्चन और आसानी से हो जाएंगे। बिकॉज देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, दिस प्रोड्यूस ग्लाइसिन, वैलेलिन, फिनाइल एनालीन एंड एलानीन ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। फॉर दिस टेट्रापेप्टाइड द नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंस प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो एक बार और अभी स्ट्रक्चर्स वगैरह की बात कर लेंगे फिर तुम और आसानी से इसको बता सकते हो। ठीक है, कि एलानीन तो भाई फोर्थ पोजीशन पे ही होगा। मतलब कैसे? मान लो पहले पे मैंने वैलीन ले लिया, ठीक है, और एन इसको एलालीन को मैंने फिक्स कर दिया। तो एक तो कहा सीक्वेंस ये हो सकता है कि यहाँ पे वैलीन आ गया और फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ग्लाइसिन आ जाएगा। ठीक है, और वैलीन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, एलालीन हो गया, और फिर आ जाएगा हमारा PHE, फिनाइल एनालीन। तो एक तो सीक्वेंस ये बन गया। दूसरा देखो क्या बन रहा है कि PHE को यहाँ करो, एलानीन को आप फिक्स करो, फिर क्या बनने वाला है भाई? फिर हमारा बन जाएगा इससे एक और तरीका, जैसे ग्लाइन, और ये क्या हो जाएगा अपना वैलीन। तो एक ये बन गया। तो इसी तरीके से टोटल चार पॉसिबिलिटीज है। और ये कैसे पता लगा कि एलालीन को फोर्थ पोजीशन पे रखना है? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है टेट्रा पेप्टाइड हैज अ COH ग्रुप ऑन एलालीन। यानी COH ग्रुप जो है वो कहाँ पे है? एलालीन है। और पेप्टाइड में क्या बोला था हमने कि COOH ग्रुप हमेशा राइट हैंड साइड में रहता है। तो इसका मतलब ये हमेशा फोर्थ पोजीशन पे ही है ना? तो इसे साफ साफ पता लग गया। ठीक है, यानी एलालीन इज ऑन फोर्थ पोजीशन एंड दैट इज फिक्स। ग्लाइसिन इज नॉट अलाउड ऑन पोजीशन वन सिंस इट हैज अ नो काइरल सेंटर। पहले ही बोला है कि
For this tetrapeptide, the number of possible sequence with NH2 group attached to a chiral center. यानी NH2 ग्रुप कहाँ अटैच होना चाहिए? chiral center पे। अब हमें पहले से ही पता है कि ग्लाइसिन ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ऐसा अमीनो एसिड्स है जिसके अंदर काइरल कार्बन नहीं होता, जिसके चलते वो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो नहीं करता है ना। यानी विद NH2 ग्रुप अटैच टू अ काइरल सेंटर, यानी NH2 ग्रुप किस पे अटैच्ड है? काइरल पे। यानी दो यहाँ पे आपको एकदम कंफर्मेशन दे रखा था। पहला कंफर्मेशन तो दे रखा था कि भाई COH ग्रुप जो है वो एलालीन पे है, तो इसे साफ साफ पता लग रहा था कि COH ग्रुप राइट हैंड साइड है, एलालीन यानी लास्ट में है। और पहले स्टार्टिंग किससे हो रही है? वो ग्लाइसिन से, क्योंकि NH2 ग्रुप को लेफ्ट हैंड साइड में रखना होता है। और लेफ्ट हैंड साइड में बोला है कि NH2 ग्रुप अटैच टू द काइरल सेंटर, किसी काइरल सेंटर पे है, यानी डेफिनेटली वो ग्लाइसिन तो नहीं है। तो साफ साफ पता लग गया, या तो वो वैलीन से स्टार्ट हो सकता है या वो फिनाइल एनालीन से स्टार्ट हो सकता है। और इसी तरीके से चार पॉसिबिलिटी हमारी बनेगी। ठीक है, चलो आप बताओ मेरे को, हाउ मेनी ट्राइपेप्टाइड विद ऑल द थ्री आर पॉसिबल। आपके पास तीन चीजें हैं, ग्लाइसीन है, आपके पास एलालीन है, आपके पास फिनाइल एलालीन है। बेटा एक बार जब आप इन सबका स्ट्रक्चर देख लोगे ना, जो हमने स्टार्टिंग में किया है ऑलरेडी, तो तुम बहुत अच्छे से जज कर सकते हो किसके अंदर कितने ट्राइपेप्टाइड्स होंगे, कितने टेट्रापेप्टाइड होंगे। आपको स्ट्रक्चर बनाना आता हो कि ग्लाइसीन और एलालीन का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे। इसके अंदर टोटल 6 होने वाले हैं बेटा, और कैसे 6 होते हैं वो, क्योंकि ग्लाइसीन का स्ट्रक्चर तुम सबको पता है क्या होगा, दैट इज CH2, यहाँ पे लगा होता है H2N, और यहाँ पे लगा होता है बेटा CH3। एलालीन में क्या होता है कि ये H2N होता है, ये CH होता है, यहाँ पे एक और CH3 लगा होता है, और ये हो गया आपका, सॉरी सॉरी सॉरी, COH, राइट, COH, यहाँ भी COOH। तो एक तो इनके बीच बनेगा, तो टोटल एक और है, यानी तीन है, यानी कितने बनेंगे बेटा तीनों के बीच? ग्लाइसिन, एलालीन और फिनाइल, एक के बीच दो बनेगा, तो तीन के बीच बनेंगे 6। सो हाउ मेनी ट्राइपेप्टाइड विद ऑल थ्री आर पॉसिबल? दैट इज 6। अब हमें करना है थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में, कि भाई ये प्रोटीन का आप क्लासिफिकेशन कैसे करते हो। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, पहला क्लासिफिकेशन जो हम करेंगे वो बेस्ड होगा इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे। फिर किस तरीके से करोगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे क्लासिफिकेशन? तो प्रोटीन्स आर डिवाइडेड इनटू अ टू टाइप बेस्ड ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। एक को बोलते हैं फाइब्रोस प्रोटीन, एक को बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, सो इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने प्रोटीन को कैसे क्लासिफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। अब दोनों की बात करते हैं, ठीक है, कि दोनों में क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। सो सबसे पहले फाइब्रस प्रोटीन की बात करो। सो व्हेन अ पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल टू ईच अदर एंड हैज अ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको हम फाइब्रस प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। यानी जब पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे रन कर रही हो, एक दूसरे के पैरेलल रन कर रही हो, ठीक है, पैरेलल to each other and has a fiber-like structure. In fibrous protein, chains are held together by the hydrogen disulfide bond, hydrogen bonding between the NH and COO group. तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है कि बताओ फाइब्रस प्रोटीन में कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है? तो हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन एंड द डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये भी बड़ा है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछता है कि फाइब्रस और ग्लोबुलस में which one is insoluble in water and which one is soluble in water. So these are insoluble in water. Now example are curtain, myosin, they all are the example of the fibrous protein. Curtain is present in a hair and myosin is responsible for the muscular movement. तो जो कर्टेन होता है बेटा वो कहाँ प्रेजेंट होता है? कैराटीन। सो जो कैराटीन होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे हेयर में। तो हमारे हेयर में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड कैराटीन। सो कैराटीन इज प्रेजेंट इन हेयर एंड मायोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मस्कुलर मूवमेंट, ये याद रखना है। अब बात करते हैं हम लोग ग्लोबुलर प्रोटीन की। सो ग्लोबुलर प्रोटीन देखो स्ट्रक्चर कैसा है, देखो बेटा ये फाइब्रस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, यही है फाइब्रस का स्ट्रक्चर। ठीक है, याद रखना, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे फाइब्रस पढ़ा था उसका ही एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लियर है, लिख देता हूं मैं। तो ये फाइब्रस का एग्जांपल है, बता था ना पैरेलल एक दूसरे से रन करते हैं, तो देखो एक तरीके से पैरेलल रन कर रहे हैं। तो दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन।
आप देखो ये है ग्लोबुलर का प्रोटीन, ये जो बी बना है ये ग्लोबुलर है और ए वाला फाइब्रस है। देखो कैसे, अ फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन व्हेन फॉर्म्स अ स्फेरिकल शेप इज कॉल्ड ग्लोबुलर प्रोटीन। दे आर soluble इन वाटर, दैट्स व्हाई एग्जांपल आर इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन। सो याद रखना, इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन आर द एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन के। तो एक तो क्लासिफिकेशन हो गया प्रोटीन का ऑन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, दैट इज फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। तो देखो भाई, स्ट्रक्चर ऑफ जो प्रोटीन्स है कैन बी स्टडी एट द 4 लेवल, एंड दैट इज प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी है, टर्सरी है एंड क्वार्टनरी है ना। यानी कितने तरह का स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। तो इन सबको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो चलो पहले बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की। तो ईच पॉलीपेप्टाइड इन अ प्रोटीन हैज एन अमीनो एसिड, ये तो सबको क्लियर है भाई कि जितने भी पॉलीपेप्टाइड है प्रोटीन्स के अंदर वो सब किससे मिलके बने हुए हैं, अमीनो एसिड से। So each polypeptide in a protein has an amino acid linked with each other in the specific sequence known as primary structure। यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर में अगर आप सब कुछ भूल भी जाते हो तो एक वर्ड याद रख लेना कि द स्पेसिफिक सीक्वेंस में जो प्रोटीन अरेंजमेंट होता है उसी को बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, है ना। यानी सभी के सभी पॉलीपेप्टाइड, ईच पॉलीपेप्टाइड इन अ प्रोटीन हैज अमीनो एसिड लिंक्ड विद ईच अदर in a specific sequence known as primary structure. So any change in this primary structure, that is the sequence of amino acid, create a different protein। यानी अगर आप थोड़ा सा भी चेंज कर दो, इट्स जस्ट लाइक एटॉमिक नंबर, ठीक है। देखो ये मैंने बोला कि ये एटॉमिक नंबर है किसी का 1, बोलोगे भाई हाइड्रोजन है। अगर एटॉमिक नंबर मैं 1 से करके 2 कर दूं तो बोलोगे तो हीलियम हो गया। एटॉमिक नंबर अगर मैं 3 कर दूं तो तुम बोलोगे लिथियम हो गया। यानी एटॉमिक नंबर बदलने से नाम ही बदल जा रहा है पूरा, जबकि एक ही में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते घटते हैं उससे कुछ नहीं होता। लेकिन एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बदल जाए, अगर कोई एक एटॉमिक नंबर 1 से 2 पे पहुंच जाए तो वो हाइड्रोजन से हीलियम हो जाएगा, 2 से 3 पहुंच जाए तो वो हीलियम से लिथियम हो जाएगा। समझ रहे हो बात। तो जस्ट लाइक कि एनी चेंज इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर, दैट इज अगर आप सीक्वेंस में चेंज कर दो तो इट क्रिएट अ डिफरेंट प्रोटीन, तो ये एक डिफरेंट प्रोटीन क्रिएट कर देगा। एग्जाम्पल देखो बेटा, तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो क्या है एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल होमोग्लोबिन, ठीक है। तो देखो ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल होमोग्लोबिन, जैसे वैलिन होना चाहिए, हिस्टामिन होना चाहिए, ल्यूसीन होना चाहिए, राइट, ग्लूटामिक होना चाहिए, लाइसिन होना चाहिए, ये है। तो अगर मैं इसमें से थोड़ा सा भी चेंजेस कर दूं, है ना, और ये देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए सिकल सेल अनीमिया हेमोग्लोबिन, जिसको प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, इस अनीमिया से प्रॉब्लम है उसका हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखो क्या हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख रहे होगे थोड़ा सा चेंज आ गया है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गया है। तो अगर ऐसे चेंजेस भी आ जाते हैं तो ये दूसरा प्रोटीन कहलाएगा। फिर अगर आपने एक भी सीक्वेंस बदल दिया तो पूरा प्रोटीन ही बदल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी बताओ भाई एक बार फटाफट। एनीवन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कोई दिक्कत है क्या प्राइमरी स्ट्रक्चर में? नो, है ना। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बस बताता है बेटा सीक्वेंस, स्पेसिफिक सीक्वेंस के बारे में। दिस इज नोन एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। चलो मूव करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कि भाई सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या बताता होगा। तो द शेप इन विच द लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यानी एक ऐसा शेप जिसमें लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैन बी क्लासिफाई इनटू अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, एक तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में क्लासिफाई करते हैं, एंड दूसरा हम किस में क्लासिफाई करते हैं बेटा, दूसरा क्लासिफाई करते हैं बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को ऐसे हम लोगों ने दो तरीके से क्लासिफाई कर रखा है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कैसे किस तरीके से अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो in this structure, a polypeptide chain form all possible hydrogen bonds
by twisting into a right-handed screw helix. Here, the NH group of each amino acid residues to form hydrogen bond with the carbonyl of an adjacent turn of helix, जिसके चलते इनका एक हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाता है. Now, hydrogen bond is formed between CO and NH, which give rise to the helix structure. तो ये है बेटा हेलिक्स स्ट्रक्चर, जो क्यों बन रहा है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चलते हो रहा है. सबसे पहले पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो फॉर्म ऑल पॉसिबल H बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बाय ट्विस्टिंग इनटू अ राइट हैंडेड स्क्रू हेलिक्स. ठीक है. और तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्यों बन रहा है, तो ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन. ठीक है. नाउ अब देखो बीटा प्लेटेड शीट का क्या स्ट्रक्चर है बेटा. तो एक देखो आपको शीट की तरह दिख रहा होगा, तो इसी को बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर. यानी इन दिस स्ट्रक्चर ऑल द पेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच्ड out to nearly maximum extension and then led side by side that are held together by the intermolecular hydrogen bond. So the polypeptide chain can link together in a parallel and anti-parallel sequence. ठीक है. Now let's move to the tertiary structure of protein. थोड़ा सा बात करते हैं tertiary structure of proteins के बारे में. तो it represent overall folding of the polypeptide chain. यानी ये क्या represent करता है? Overall folding of the polypeptide chain. यानी further folding of the secondary structure producing a 3D structure. मतलब देखो फोल्डिंग को तो रिप्रेजेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी कर रहा था, जिसमें वो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट के टर्म्स में वो हुआ, लेकिन it represents the overall folding of the polypeptide chain, that is the further folding of the secondary structure producing a 3D structure. So protein become functional when it come in contact with water, that is in a aqueous medium environment. They form more and more folding. तो याद रखना कि protein become functional when it is come in contact with the water. It gives rise to the two major molecular shape. One is known as a fibrous and one is known as a globular, which we already discussed. अब last आता है बेटा quaternary structure of protein. So some of the proteins are composed of two or more polypeptide chain referred to as a subunit. So the spatial arrangement, एक वर्ड याद रख लो, प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए एक वर्ड क्या बोला था? सीक्वेंस बोला था ना, सीक्वेंस याद करना है. उसी तरीके से बेटा इसके लिए ना बस ये याद रख लो द स्पेशियल अरेंजमेंट. सो द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ दिस सब यूनिट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज क्वाटनरी स्ट्रक्चर. याद रखना है. इन टर्सरी स्ट्रक्चर one chain of the polypeptide is involved, while in the quaternary structure two or more polypeptide chains are involved. तो ये चीज हम लोगों को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखनी. ठीक है. सो आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. चलो अब बेटा बताओ जल्दी, द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस विच आर इन्वॉल्व फॉर द फोल्डिंग. फोल्डिंग के लिए कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन्वॉल्व होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वैन डर वाल या कोवलेंट बॉन्डिंग? जल्दी बताओ. ठीक है. तो द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस विच आर इन्वॉल्व फॉर द फोल्डिंग आर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सभी के सभी. हाइड्रोजन बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, वैन डर वाल फोर्सेस है, कोवलेंट बॉन्डिंग, that is example in the disulfide linkage. So these all forces are the responsible for the, or we say involved in the overall folding. Now अब इन चारों स्ट्रक्चर को एक साथ देख लो. अगर मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये देखो, ये अमीनो एसिड का सीक्वेंस दे रहा है. देख रहे हो, पहला लेटर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर चौथा, फिर 5 6 7 8 9. सो किस तरीके से ये अरेंज्ड है. ठीक है. तो इट गिव्स द सीक्वेंस. सीक्वेंस के बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर आता है, जिसको अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट में कन्वर्ट करता है. देन टर्सरी स्ट्रक्चर ओवरऑल फोल्डिंग के बारे में बात करती है, पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में. एंड क्वार्टरली स्ट्रक्चर प्रोटीन का क्या बताता है? स्पेशियल अरेंजमेंट के बारे में बात करता है. अब एक छोटा सा वर्ड आता है बेटा, दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. राइट, दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. कि भाई ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, कैसे समझोगे आप? व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन? सो होता क्या है देखो, कि व्हेन प्रोटीन, है ना, कि व्हेन प्रोटीन इन अ नेटिव फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू अ फिजिकल चेंज. यानी कोई प्रोटीन जो अपने नेटिव फॉर्म में है और आप उसको कुछ फिजिकल चेंज कर रहे हो उसके अंदर, लाइक आप उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है या पीएच चेंज हो गया,
सो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स डिस्ट्रीब्यूटेड थे, है ना, एज अ रिजल्ट ग्लोबुलस गेट अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड, देयरफॉर प्रोटीन लूज इट्स एक्टिविटी। मतलब देखो, टेम्परेचर और पीएच बढ़ाने का मतलब क्या है कि मान लो कोई ह्यूमन बीइंग है, उसको बीमारी हो गई, कोई फीवर हो गया, तो उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, तो उस समय भी उसका प्रोटीन का स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है, ठीक है। या फिर हमने बोला कि चेंज पीएच में चेंज हुआ, तो उसके चलते भी, है ना। यानी जब भी प्रोटीन जो कि नेटिव फॉर्म में है इज सब्जेक्टेड टू अ फिजिकल चेंज लाइक अ टेम्परेचर और पीएच, द हाइड्रोजन बॉन्ड आर डिस्टर्ब। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके अंदर के वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे, और उसके चलते क्या होगा, सो एज अ रिजल्ट ग्लोबुलर गेट अनफोल्ड, ठीक है, एंड हेलिकल गेट अनकॉइल्ड, देयरफॉर द प्रोटीन लूज इट्स एक्टिविटी। Now, during denaturation, this is very important from the exam point of view, बेटा बहुत बार पूछा गया है ये, कि during denaturation, secondary and tertiary structure get destroyed, but primary structure remains unchanged. Why? भाई प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या कर रहा था, वो फोल्डिंग थोड़ी कर रहा था, वो कोई हेलिकल फॉर्म थोड़ी बना रहा था, वो तो सिर्फ सीक्वेंस बता रहा था अमीनो एसिड्स का। तो अगर आप प्राइमरी स्ट्रक्चर ही बदल दोगे तब तो प्रोटीन ही बदल गया, तब तो वो प्रोटीन का मतलब ही नहीं रहा, है ना। यानी ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर गेट डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स अनचेंज, है ना। यानी अगर आप डीनेचुरेशन देखते हो तो डीनेचुरेशन में प्राइमरी स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर एज इट इज वही रहता है, बस चेंज कहाँ आ रहा है, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर में। यानी सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर गेट डिस्ट्रॉयड बट द प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। एग्जांपल देखो, जैसे coagulation of egg on boiling, curdling of milk caused by bacteria present in milk, है ना। सो coagulation of egg, ये इतनी बार पूछा गया है पेपर में कि coagulation of egg on boiling is an example of what, तो denaturation of protein का एग्जांपल है। curdling of milk caused by bacterial present, ठीक है, ये भी किस एग्जांपल है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का। तो देखो भाई, ये है आपका कोई नॉर्मल प्रोटीन और ये है आपका डीनेचुरेशन प्रोटीन, देख रहे हो ये फोल्डेड जो था वो कैसे अनफोल्ड हो गया है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मल प्रोटीन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेटेड प्रोटीन, कि किस तरीके से हमारा जो फोल्डेड प्रोटीन था, अल्फा हेलिकल था, वो हेलिकल क्या हो गया, अनकॉइल्ड हो गया है। जो मुड़ा हुआ था, कॉइल्ड हुआ था, वो एकदम स्ट्रेट होने लग गया। सो दे आर द डीनेचुरेटेड प्रोटीन। Now, we have a one concept based question for all of you. That is a decapeptide जिसका molecular weight है 796, ठीक है। एक decapeptide है जिसका molecular weight है 796, on complete hydrolysis give glycine, क्या दे रहा है, ग्लाइसिन दे रहा है जिसका molecular weight है 75, एलालीन एंड फिनाइल एलालीन। यानी डेकापेप्टाइड है, डेकापेप्टाइड मतलब 10 जुड़ के बने हुए हैं। हाइड्रोलिसिस करने पे वो हमें एक तो ग्लाइसिन दे रहा है, एक एलालीन दे रहा है, एक फिनाइल एलालीन दे रहा है। Glycine contributes 47% of the total weight of the hydrolyzed product. The number of glycine, the number of glycine present and the decapeptide, ठीक है। So you have to calculate the number of glycine units present in the decapeptide, right? So how will you calculate? Calculate fast. A decapeptide molecular weight is 796, right? Right? So देखो भाई, क्या क्या हिंट हम लोग को दे रखा है। सबसे पहले डेकापेप्टाइड है, हाइड्रोलिसिस पे हमें ये तीन चीजें दे रहा है, ग्लाइसिन, एलालीन और फिनाइल एलालीन। ग्लाइसिन इसमें 47% है, तो बाकी तो निकल ही जाएगा। द नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट प्रेजेंट इन द डेकापेप्टाइड, तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व इसको। A decapeptide is formed on complete hydrolysis, which means 9 water molecules are removed. That is the sum of the molar masses of 10 amino acid is this. ठीक है। अब देखो कैसे बोला है, डेकापेप्टाइड है तो मैंने बताया पेप्टाइड बॉन्ड कितना होगा हमेशा, समझ रहे हो। पेप्टाइड बॉन्ड डेक पेप्टाइड बन रहा है, डेका पेप्टाइड। इसका मतलब क्या है कि इसमें 10 अमीनो एसिड यूज हुआ है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अ डेका पेप्टाइड इज फॉर्म्ड ऑन अ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस
which means 9 water molecule are removed. That is the sum of the molar masses of 10 amino acid plus this 9 water molecule is equal to 958. Now, so this the number of glycine units present in the decapeptide is you need to calculate. ठीक है? Wait. Right. Some information is incomplete, beta, in this question. Incomplete information. So we'll discuss this question in next class, right? Because some data were not given. So we'll discuss this question in the next class, next class, right? That how this question is solved, because the contribution of glycine is given and the molecular weight of glycine is given, but alanine and phenylalanine, their molecular weight is also missing. So we'll discuss this question in the next. Move to the next question, beta. That is, we have the given dipeptide. So this is a dipeptide. We have NH2CHCONH, right? We have a one peptide linkage here. So the given dipeptide is, so you have to identify किसके बीच का bonding है ये, ग्लाई ग्लाई, ग्लाई एला, एला या एला ग्लाई. देखो, we all know glycine having a structure H2N CH2 COOH, right? And this one CH2N CH, this having CH3 COOH. So ये देखो, यहाँ से H2O निकल गया होगा, तो यहाँ पे क्या बचा होगा? यहाँ बचा होगा H2N again CH2 CONH bond, that is peptide bond, and this is CH3 and this is COH. ठीक है? So this is known as ग्लाई और ये है एला. So क्या ये ग्लाई एला है या एला ग्लाई है? ध्यान से देखो. So ये एला ग्लाई है ना? ग्लाई एला नहीं है. ग्लाई एला होता तो इधर ये चीज होती है. इसमें देखो ना, CH के ऊपर CH3 इधर आ रहा है ना, तो ये कौन सा फॉर्मेशन है बेटा? एला ग्लाई. ठीक है, कौन सा फॉर्मेशन है? एला ग्लाई. दिस वन डी. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज एला ग्लाई. ये है ग्लाई एला, इसका जस्ट रिवर्स ही तो है. तो एला ग्लाई है इसका फॉर्मेशन. नाउ move to the next question, concept based question. That is, the secondary structure of the protein refers to. So secondary structure of protein refers to किसको बोलते हैं? बहुत सिंपल. Helical backbone, hydrophobic interaction, a sequence of amino acids beta, or the fixed configuration of polypeptide backbone. कौन बताएगा? The secondary structure of protein refers to. जल्दी. The secondary structure of protein refers to. Alpha helical backbone, hydrophobic interaction, sequence of amino acids, या fixed configuration of polypeptide backbone. So it's a very simple thing, beta. We all know that the option is absolutely correct, right? Because secondary structure will get the alpha helix and beta pleated shape, right? So this will what we will get in the secondary structure only. Primary structure tell us the sequence of the amino acid. So the correct answer is 1. Now, move to the next question, beta. Question asks you the incorrect statement about the denaturation of protein. अभी अभी किया है denaturation of protein. तो जल्दी से बताओ भाई, denaturation of protein के लिए incorrect statement क्या है? Uncoiling of the helical structure takes place. तो ये तो correct है. It result due to the change of temperature. ये भी correct है, क्योंकि temperature और pH में तो change हो रहा था, तभी तो हुआ था. It result in loss of biological activity. ये भी correct है. यानी एक ही ऑप्शन तो बचा, चलो पढ़ लेते हैं उसको भी. A proton is formed from amino acid linked by peptide bond. सुनो, ये तो डेफिनेशन इसकी थोड़ी है डीनेचुरेशन प्रोटीन की. सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है ना. रेस्ट ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ अगले पे चलो. द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम. एंजाइम के रिगार्डिंग बताना है. सो एंजाइम्स क्या होते हैं भाई, सबको पता है. एंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट, है ना, ये सबको ही पता है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो बायो कैटलिस्ट होते हैं. लाइक केमिकल कैटलिस्ट, एंजाइम रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल सही है. एंजाइम्स आर पॉलीसेकेराइड्स, क्या ये बात सही है क्या? ठीक है. सो ध्यान से समझो. एंजाइम्स जो होते हैं दे आर नॉट द पॉलीसेकेराइड, राइट? दे आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ हाई मॉलिक्यूलर masses, so they are not a polysaccharide, they are protein.
दे आर प्रोटीन, याद रखना। तो ये प्रोटीन होते हैं, ना कि पॉलीसेकेराइड। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, मतलब ये बिल्कुल सही है, ये सही है, सही है, सही है, तो हमें सही तो देखना नहीं था, इसमें हमें देखना था इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? सी, दैट इज एंजाइम्स आर पॉलीसेकेराइड्स। चलो, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बहुत सिंपल, आप सभी बता दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक एमिनो एसिड? बताओ, बेसिक एमिनो एसिड इसमें से कौन है? जल्दी, आपको याद करने का तरीका भी बताया था। इन एलानीन वी हैव इक्वल नंबर ऑफ COH and H2 ग्रुप, तो न्यूट्रल है। टायरोसाइन, सेरीन, लाइसीन, तो कौन होगा बेटा इसमें से? सो ऑलवेज रिमेंबर बेटा, इन लाइसीन बेसिक अमीनो एसिडिक ग्रुप ज्यादा है, NH2 ग्रुप वहां पे ज्यादा है। दैट्स व्हाई दिस लाइसीन इज एन एग्जांपल ऑफ द बेसिक अमीनो एसिड्स, ठीक है। सो बेसिक अमीनो एसिड्स वो होते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ COH ग्रुप। और लाइसीन के स्ट्रक्चर में देखो, मैंने सभी ये 20 का आपको याद करने का तरीका भी, ट्रिक भी लिखवाया है, तरीका भी बताया है कि किस तरीके से आप इन जो हमारे लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, राइट, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, उनको आप कैसे याद भी कर सकते हो, कैसे आप बेसिक और एसिडिक अमीनो एसिड्स को और अल्फा अमीनो एसिड्स को भी याद कर सकते हो। चलो, आप बताओ, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव, जल्दी बताइए बेटा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सुक्रोज हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या देता है? ये सुक्रोज है, C12H22O11, C12H22O11। बताओ भाई, इसका हाइड्रोलिसिस करते थे तो क्या मिलता था? एक मिलता था C6H12O6, एक और मिलता था C6H12O6। क्या नाम था इन दोनों का, क्या बोलते थे? तो दोनों को बोलते थे बेटा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज। तो एक तो देता था अल्फा डी ग्लूकोज, और दूसरा क्या देता था अपने को? दूसरा देता था बेटा बीटा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोगों को मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। क्लियर है क्या? जल्दी बताओ। क्लियर है सबको ये, है ना? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज, या दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट है इसके लिए। अब देखो, द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड अमंग द फॉलोइंग 1 2 3 4, बताना है भाई कौन सा इसमें से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। तो याद करने का तरीका बताया था आप लोगों को, उसको ही फॉलो कर लो। तो एलालीन जो है, एलालीन, दे आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, है ना, यानी ये हमारी बॉडी खुद बना लेती है, इसको अलग से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो एनालीन बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। चलो, द डिफरेंस बिटवीन द अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन ए, तो ये हम लोगों ने पॉलीसेकेराइड्स के अंदर पढ़ा था, स्टार्च के अंदर, कि भाई क्या डिफरेंस होता है अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन के बीच। सो बहुत ही कॉमन डिफरेंस है कि अमाइलोपेक्टिन में एक लीनियर ब्रांच होती थी और एक में क्रॉस लिंक्ड ब्रांचिंग होती थी, राइट। सो हम बोल सकते हैं अमाइलोपेक्टिन है 1 4 अल्फा लिंकेज एंड अमाइलोपेक्टिन हैविंग 1 6 अल्फा लिंकेज। तो एक में 1 4 का अल्फा लिंकेज होता है, एक में 1 6 का अल्फा लिंकेज होता है। तो यही डिफरेंस है अमाइलोज और अमाइलो पैक्टिन में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म ज्यूटर आयन? तो जल्दी बताओ भाई, ज्यूटर आयन इसमें से कौन बन सकता है? फटाफट, बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर कर सकते हो। ज्यूटर आयन कौन बन सकता है इसमें से? बताओ। ऑब्वियसली बेटा ग्लाइसिन ही बनेगा ना, क्योंकि ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या है? H2N है, और ये रहा CH2, और ये है COH ग्रुप। तो इसके अंदर एक एसिडिक ग्रुप भी है और एक बेसिक ग्रुप भी है। एक H देगा, एक H को एक्सेप्ट करेगा, बन गया अपना ज्यूटर आयन। सो एनिलीन, एसिटेनोलाइड, बेंजोइक एसिड ये लोग नहीं बनाएंगे, कौन बनाएगा? ग्लाइसिन, वेरी गुड। नाउ which one given below is a non reducing sugar? So इसमें से नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन है बेटा? तो हमने पढ़ा था कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन होते हैं, उनका क्या काम है बेसिकली। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर? ग्लूकोज किसके पास वो ओ फ्री नहीं होता था, जिसके चलते वो रिड्यूस नहीं हो पा रहा था, ये बताना है बेटा आपको। तो हम सबको पता है सुक्रोज, सुक्रोज भी नहीं होता है, यानी ऑल मोनोसेक्राइड्स वेदर एल्डोज और कीटोज आर द रिड्यूसिंग शुगर, है ना, बस बी सुक्रोज। यस बेटा, वेरी गुड, वेरी मच करेक्ट।
यानी जो सुक्रोज होगा, है ना, यानी सुक्रोज एक ऐसा है जो रिड्यूसिंग नेचर का नहीं होता है। सो आई होप हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, और इस वीकेंड भी करेंगे, सैटरडे संडे की क्लास में भी हम लोग इसी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, बायोमोलिक्यूल्स का। सो नो नीड टू वरी, बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ऑलरेडी हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। और इन सैटरडे संडे क्लास ही हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा सा विटामिन के बारे में भी देख लेंगे। एक टेबल है एक का कि कौन सी विटामिन कौन से डिजीज में के लिए होती है, और उसके डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, तो उसको भी कवर करने वाले हैं। तो पूरा चैप्टर हमारा बायोमोलिक्यूल्स का खत्म है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर के क्वेश्चंस और थोड़ा सा डीएनए आरएनए में डिफरेंस और विटामिन के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। बेसिकली जो मेजर पोर्शन है वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का ही है, जो हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग वीकडेज में कौन से डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो डी और एफ ब्लॉक करेंगे डिटेल में। डी एफ ब्लॉक के बाद हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करेंगे, फिर पी ब्लॉक करेंगे, ठीक है। और तो ये हम लोगों का कुछ शेड्यूल रहने वाला है आने वाले समय में। तो तुम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लो फटाफट, और फिर नेक्स्ट क्लास में ऐसे रिवाइज करके आना ताकि क्वेश्चंस कर सके, ठीक है। तो अच्छे से पूरा पढ़ के आना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका पूरे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो भी ये क्वेश्चंस बनेंगे इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में बने हैं, उन सभी क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और फिर वहां डिस्कस करेंगे।